हेलो दोस्तों, डियर नोवेल्स में आपका स्वागत है। हमारी स्टोरी रिबन ऑफ पासी विथ सुपरनेचुरल पावर एक काल्पनिक कहानी है। इसमें वर्णित किए गए हर नाम, घटना, स्थान सब इमेजिनेशन से बनाई गई है। अगर ये किसी भी नाम, स्थान, घटना से मिलता है तो ये सिर्फ एक संयोग मान जाएगी। किसी भी प्रकार की हिंसा का बढ़ावा देना हमारी स्टोरी का उद्देश्य नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्टोरी उपयुक्त नहीं है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तेज पंजों की एक जोड़ी उसके सिर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। कार की खिड़की में आते हुए हमले को देखकर आशी वर्मा तेजी से एक तरफ हट गई। क्रैक! जॉम्बी के नाखून शीशे से रगड़े, जिससे कान फाड़ने वाली चीख निकली। आशी वर्मा ने उस आवाज पर भौहें चढ़ाई और खिड़की की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से सही सलामत है, तो उसकी आंखें चमक उठीं। गुर्राहट! जॉम्बी फिर से उस पर झपटा। आंखें छोटी करके आशी एक तरफ हटी और अपनी बोनिंग चाकू घुमाई, जिसका निशाना उसकी गर्दन पर था। धड़ाम! जॉम्बी का सिर जमीन पर लुढ़क गया, काला खून फुटपाथ पर फैल गया और उसका शरीर एक धीमी आवाज के साथ गिर गया। इससे पहले कि वह सांस ले पाती, 3 और जॉम्बी एक साथ उस पर टूट पड़े। सड़े हुए मांस की बदबू उसके नाक में भर गई और आशी वर्मा ने भौहें चढ़ाई। अपना शरीर घुमाकर उसने सबसे पास वाले जॉम्बी की गर्दन पर वार किया। धड़ाम! इस बार बोनिंग चाकू गर्दन में आधा फंस गया, वह पूरी तरह से नहीं कटा। गुर्राहट! जॉम्बी ने पास से एक और चीख निकाली। दूसरे आते हुए हमलों से बचने का समय न होने के कारण आशी ने दांत पीसे और आधे कटे हुए जॉम्बी को ढाल के रूप में अपने सामने खींच लिया। घोंपा! धड़ाम! उसके सीने और कंधों से काला खून बह निकला क्योंकि दूसरे ज़ॉम्बी ने उस पर पंजे मारे और काटा। धुघ! दोनों हाथों से चाकू का हैंडल पकड़कर आशी वर्मा ने अपना पैर उठाया और ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर कर दिया। लात की ताकत का इस्तेमाल करके उसने आखिरकार बोनिंग चाकू को उसकी गर्दन से बाहर निकाल लिया। ज़ॉम्बी 1 मीटर दूर जमीन पर गिरा, उठने की कोशिश कर रहा था। अपनी नजरें ऊपर उठाकर आशी ने देखा कि रोहन मेहरा और उसकी टीम आसपास के ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद उसे देख रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें रोहन मेहरा से मिलीं, उसने उन्हें थोड़ा छोटा किया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान से उसका खूबसूरत चेहरा चमक उठा, लेकिन हालांकि उसके होंठ प्यार से मुड़े हुए थे, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसका उन्हें अपनी काबिलियत का पता चलने देने का कोई इरादा नहीं था, खासकर अपनी स्पेस एबिलिटी का। लेकिन अगर वे उसे टेस्ट करना चाहते थे, तो वह खुशी खुशी तैयार थी। यह सोचकर उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने ज़ॉम्बी के खड़े होते ही उस पर हमला कर दिया। एक जोरदार नीचे की ओर वार से उसने उसकी खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगले ही सेकंड में उसने तिरछा ऊपर की ओर वार किया और एक और सिर काट दिया। जैसे ही काला खून और सड़ा हुआ दिमाग जमीन पर फैला, उसने अपनी बाईं मुट्ठी कसी और आखिरी ज़ॉम्बी के चेहरे पर मुक्का मारा। धड़ाम! क्रैक! हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज हवा में गूंजी, जिससे रोहन मेहरा और उसकी टीम हैरान रह गई। विक्रम सिंह अविश्वास से देख रहा था कि कैसे उस छोटी सी लड़की ने अपने खाली हाथ से एक ज़ॉम्बी की खोपड़ी को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह तरबूज हो। उनकी हैरान आंखों के सामने आशी वर्मा ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और शांति से मुस्कुराई। अपने बाएं हाथ और बोनिंग चाकू पर लगे काले खून और सड़े हुए मांस के साथ वह उनकी ओर चली। रोहन मेहरा के सामने रुककर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मीठे स्वर में पूछा, सीनियर, क्या आप जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? रोहन मेहरा की आंखें पल भर के लिए चमकीं और फिर सामान्य हो गईं।
उसने उसके कपड़ों की हालत देखकर माथे पर शिकन डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बगल में खड़ी तारा नायर ने अपनी नाक सिकोड़ी और बड़बड़ाई, यह लड़की इतनी बेरहम क्यों है? उसे अपने ऊपर लगे उस काले खून की भी परवाह नहीं है। क्या वह सच में एक लड़की है? इससे पहले कि कोई जवाब देता, रिया कपूर ने ताना मारा, कम से कम वह अकेले 4 ज़ॉम्बी को मार सकती है, उस किसी की तरह नहीं जो हर बार सिर्फ चिल्लाती और उल्टी करती है, लेकिन फिर भी एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह दूसरों की आलोचना करती है। दोस्तों, मैंने काव्या मेहरा की नाम को तारा नायर कर दिया है। तारा नायर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मियाओ मियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? वह तो बस एक अजनबी है, तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? रिया कपूर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैं दे भी रही हूं तो इससे तुम्हें क्या लेना देना? फिर कुछ याद करके वह मुस्कुराई। तारा नायर, यह मत सोचना कि किसी ने नहीं देखा कि तुमने उस दिन अपनी रूममेट के साथ क्या किया था, जिस दिन यह सब शुरू हुआ था। करीब आकर उसकी आवाज धीमी हो गई। खुद को बचाने के लिए तुमने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। तुमने उसे मरने दिया, ज़ॉम्बीज़ ने उसे जिंदा खा लिया, और फिर भी तुम यहां नेक बनने का नाटक कर रही हो। मुझे हैरानी होती है। क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आती है? तारा नायर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं था, मेरा मतलब नहीं था। रिया कपूर ने ताना मारा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो देखा मुझे उस पर भरोसा है। जिस आदमी ने पहले तारा नायर को बचाया था, सैम, टीम लीडर, उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा, गहरी सोच में डूबा हुआ। एक एबिलिटी यूजर होने के नाते भले ही उसने हर डिटेल न सुनी हो, लेकिन उसने इतना सुन लिया था कि मतलब समझ सके। अगर यह सच था तो उसके पास रहना खतरनाक था। एक दिन वह अगला ढाल बन सकता था। धीरे से सांस लेकर सैम पीछे हट गया, उससे दूरी बना ली। इस बात से अनजान कि उसके शब्दों ने अभी अभी किसी की जान बचाई है, रिया कपूर मुस्कुराते हुए आशी वर्मा की ओर मुड़ी। क्लासमेट, मेरा नाम रिया कपूर है। मेरे दोस्त और परिवार वाले मुझे मियाओ मियाओ कहते हैं। आशी वर्मा ने सिर हिलाया। नमस्ते, मेरा नाम आशी वर्मा है। रिया कपूर ने आशी के हाथ और चाकू पर लगे काले खून को देखा। मैं वाटर टाइप एबिलिटी यूजर हूं। मैं तुम्हें साफ करने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हूं। आशी ने भौं उठाई और शांति से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, लेकिन धन्यवाद। बिना कुछ और कहे वह मुड़ी और अपनी कार की ओर वापस चली गई। दोस्तों, अगर आप आशी वर्मा की जगह होते तो क्या आप भी अपनी असली ताकत दिखाते जैसा उसने किया, या लो प्रोफाइल रहने के लिए अपनी काबिलियत छिपाते रहते? क्यों? मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। आशी वर्मा उनका पीछा सिर्फ तारा नायर का सिर पाने का मौका ढूंढने के लिए कर रही थी, और उनका दोस्त बनने का उसका कोई इरादा नहीं था। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने उसे ज़ॉम्बी से घिरा हुआ देखा और कुछ नहीं किया। ऐसे लोग उसके दोस्त बनने के लायक नहीं थे। सड़क के किनारे खड़े होकर रोहन मेहरा ने उसे जाते हुए देखा और फिर कहा, चलो चलते हैं। रिया कपूर एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर विक्रम सिंह के पीछे पीछे उसकी एसयूवी में चली गई। किसी वजह से आशी वर्मा के पास खड़े होकर उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उससे गर्म एनर्जी निकल रही हो। इस बीच आशी वर्मा अपनी कार के पास खड़ी थी जब तक रोहन मेहरा की टीम चली नहीं गई। फिर वह ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ी और अपनी जगह में चली गई। वह अपनी जगह में ज्यादा देर नहीं रुकी।
साफ कपड़े बदलने के बाद वह बाहर आई और जल्दी से रोहन मेहरा के ग्रुप के पास पहुंच गई। किस्मत से उसने पहले से ही कपड़े स्टॉक करके रखे थे, नहीं तो इस हिसाब से उसके साफ कपड़े जल्दी खत्म हो जाते। जैसे ही वह गाड़ी चला रही थी, उसकी जगह में घास पर पड़े पुराने कपड़ों से हल्की धुंध निकल रही थी। कुछ मिनट बाद कपड़ों पर लगा काला खून और सड़ा हुआ मांस पूरी तरह से घुल गया और धुंध के साथ गायब हो गया। हालांकि कुछ कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन कपड़े एकदम धुले हुए लग रहे थे। गाड़ी चलाते हुए आशी वर्मा अपनी जगह से खाली गैलन बोतलें निकालती रही और उन्हें अपने पानी से भरती रही। जब उसे सुपरमार्केट का साइन दिखा तो उसने आखिरी बोतल भरी और उसे अपनी जगह में रख दिया। उसके बाद उसने तालाब के पानी की एक बोतल निकाली और कई घूंट में पी गई। लगभग तुरंत ही जैसे ही उसने पानी निगला, उसके गले से पूरे शरीर में एनर्जी की एक लहर फैल गई। अपनी नसों में एनर्जी का एहसास करते हुए वह एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, जैसा मैंने सोचा था, यह तालाब का पानी सच में मेरी एनर्जी वापस लाता है। हाथ में एक और तुरुप का पत्ता होने से उसे इस कयामत भरी दुनिया में जिंदा रहने में ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। वाटर टाइप क्रिस्टल कोर के बिना भी वह अपनी एनर्जी फिर से पाने के लिए तालाब का पानी पी सकती थी। हालांकि यह क्रिस्टल कोर को सोखने जितना असरदार नहीं था, लेकिन यह सस्ता था और उसके पास इसकी अनलिमिटेड सप्लाई थी। यह सोचकर उसने जल्दी से तालाब के पानी की 3 और बोतलें निकालीं और उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया। फिर अपनी कार को सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट के ठीक बाहर सड़क के किनारे पार्क कर दिया। उसके उलट रोहन मेहरा और विक्रम सिंह सीधे पार्किंग लॉट में चले गए। इंजन बंद करने के बाद वे एक एक करके अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। विक्रम सिंह ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया, भाई रोहन, हम खुशकिस्मत हैं। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है। उसके साथियों ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ रोहन मेहरा बिना हिले डुले खड़ा था, गहरी चिंता के साथ सुपरमार्केट को घूर रहा था। उसकी अंदर की आवाज उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि अंधेरे में कुछ खतरनाक छिपा हुआ था। उसकी गट फीलिंग शायद ही कभी गलत होती थी, लेकिन उसकी टीम को सामान की जरूरत थी। यह उनकी यूनिवर्सिटी के सबसे पास वाला सुपरमार्केट था। अगर वे कहीं और सामान खोजने जाते तो उन्हें शहर के सेंटर के और पास जाना पड़ता, जहां खतरा और भी ज्यादा था। और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वहां कोई सामान सही सलामत बचा होगा। जब वह सोच रहा था कि अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करे या आगे बढ़े, तभी आशी वर्मा पास आई और उनसे कुछ मीटर दूर रुक गई। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसे वह महसूस हुआ, सुपरमार्केट के अंदर से निकल रही दबी हुई मौजूदगी। उसने अपनी आंखें छोटी करके आसपास देखा। एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था, यहां तक कि उनकी दूर की आवाजें भी नहीं। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कयामत में सबसे बुरा सपना ज़ॉम्बी या म्यूटेंट जानवर नहीं थे, बल्कि म्यूटेंट पौधे थे। ज़ॉम्बी या म्यूटेंट जानवरों के उलट म्यूटेंट पौधे अपने आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाते थे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई वहां है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। जैसे ही वह रोहन मेहरा की ओर मुड़ी, उसके पिछले जन्म में एक म्यूटेंट पौधे के साथ हुई मुलाकात की यादें उसके मन में ताजा हो गईं और उसने कहा, सीनियर, यह जगह बहुत खतरनाक है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। इससे पहले कि रोहन मेहरा कुछ जवाब दे पाता, तारा नायर ने उसकी बात पर ताना मारा और कहा, क्लासमेट, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन हम अभी अभी यहाँ आए हैं। हमने अंदर चेक भी नहीं किया है और तुम पहले ही भाई रोहन से जाने के लिए कह रही हो। क्या तुम सारा सामान खुद लेना चाहती हो? उसके आरोप पर आदमियों के चेहरे पर गुस्सा आ गया।
यहाँ तक कि रिया कपूर और विक्रम सिंह ने भी आशी वर्मा पर शक भरी नजर डाली। उनकी प्रतिक्रिया देखकर आशी ने अपनी बाकी चेतावनी मन में ही दबा ली। अगर उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी तो उसे क्यों करनी चाहिए? वे जल्द ही समझ जाएंगे। हालांकि रोहन मेहरा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। वह उसके पास गया और उसकी तेज नजरें उससे मिलीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? आशी वर्मा ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, भले ही यह सुपरमार्केट शहर के बाहरी इलाके में है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ बिल्कुल भी ज़ॉम्बी न हो। कम से कम मालिक या कर्मचारी तो यहाँ होने चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रोहन मेहरा ने बिल्डिंग को देखा और पूछा, क्या होगा अगर वे अभी भी जिंदा हैं और अंदर छिपे हुए हैं? यह सुनकर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, अगर लोग अंदर होते तो दरवाजे बंद होते। लड़ाई के निशान होते, खून के धब्बे, मलबा, कुछ भी। आसपास देखो। क्या तुम्हें लड़ाई का कोई निशान दिखता है? खून की एक भी बूंद? रोहन मेहरा की नजरें एक पल के लिए आसपास घूमी और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके दिल में बेचैनी की तेज भावना उमड़ पड़ी। इस बार उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने का फैसला किया और कहा, हम जा रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी टीम ने उसे अविश्वास से देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वह आशी वर्मा की बातों को नजरअंदाज कर देगा या कम से कम पहले सुपरमार्केट चेक करेगा। अप्रत्याशित रूप से उसने बिना सोचे समझे जाने का फैसला किया। सामान छोड़ने में हिचकिचाते हुए रिया कपूर ने आवाज लगाई, भाई रोहन। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आशी वर्मा अचानक चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ी, होशियार। जैसे ही आशी वर्मा चिल्लाई, सब लोग मुड़े और ठीक समय पर देखा कि एक मेटल की सुई तेजी से रिया कपूर की तरफ आ रही थी। हालांकि वह टीम में शामिल हो गई थी और सामान ढूंढने बाहर गई थी, विक्रम सिंह ने हमेशा उसकी रक्षा की थी। एक अमीर परिवार की लाडली बेटी होने के नाते उसे लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जब वह जिंदगी और मौत की स्थिति का सामना कर रही थी तो रिया कपूर डर के मारे हिल भी नहीं पाई। जैसे ही उसे लगा कि मौत पक्की है, उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। मेटल की सुई उसके शरीर में घुसने से ठीक 1 सेकंड पहले आशी वर्मा ने अपना बोनिंग चाकू घुमाया। क्लांग, क्रैक। उसके हमले की ताकत से सुई टकराकर पास की दीवार से जा लगी। धूल हवा में फैल गई और कंक्रीट पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। टकराव की ताकत से आशी वर्मा का हाथ सुन्न हो गया, लेकिन उसके पास ठीक होने का समय नहीं था। एक भारी दबाव उसकी तरफ बढ़ा, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बिना सोचे समझे वह घूमी और रिया कपूर को लात मार दी। धड़ाम। इस टक्कर से रिया कपूर उड़कर तारा नायर और पास के कई आदमियों से जा टकराई। वे जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। जिस पल आशी वर्मा ने उसे दूर भेजा, वह मुड़ी और अपना बोनिंग चाकू ऊपर उठाया। क्लांग, बूम। एक कान फाड़ देने वाली टक्कर से धूल और मलबा उड़ गया। जैसे ही धूल छटी, आशी वर्मा ने खुद को एक अजीब, आधा सड़े हुए जीव के सामने पाया। अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसकी आंखों में डर की झलक दिखी। ज़ॉम्बी की बेजान काली आंखें उस पर टिक गईं। दूसरे ज़ॉम्बी की तरह वह न तो दहाड़ा और न ही बिना सोचे समझे हिला। वह बस उसे घूर रहा था, चुपचाप और हिसाब लगाते हुए। फिर जैसे कि वह उसके विचारों को पढ़ रहा हो, उसके चेहरे के इंसानी हिस्से पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। जिस पल उसने उसे देखा, आशी वर्मा के दिमाग की स्थिति को समझने से पहले ही उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसने अपने घुटने मोड़े और पीछे की ओर छलांग लगाई। जब वह हवा में थी तो उसने देखा कि ज़ॉम्बी अचानक उस जगह से गायब हो गया। पलक झपकते ही वह उसके पीछे फिर से दिखाई दिया।
खतरा महसूस करके वह तेजी से घूमी और हमले को रोकने के लिए अपने हाथ क्रॉस कर लिए। धड़ाम, बूम! ज़ॉम्बी के मेटल के हाथ ने उसे जोर से मारा, जिससे वह सुपरमार्केट के बाहर उड़ गई। उसका शरीर सड़क के पार एक बड़े पेड़ से टकराया और उसके हाथ तेजी से सूज गए। जैसे ही वह खुरदरी छाल से नीचे फिसली, उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा। खांसी! जैसे ही ज़ॉम्बी नीचे उतरा, वह मुस्कुराया और उसकी ओर झपटा। सावधान रहो, रोहन मेहरा ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। जैसे ही आशी वर्मा ने उसकी आवाज सुनी, उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने अपने दांत पीसे, धड़कते दर्द को सहा और अपना हाथ उठाया। कड़क! धमाका! एक पारदर्शी पानी की ढाल 1 सेकंड में बनी, लेकिन ज़ॉम्बी की मेटल की मुट्ठी से तुरंत टूट गई। उसी समय बिजली का एक झटका ज़ॉम्बी की पीठ पर लगा, जिससे उसकी हरकत कुछ देर के लिए रुक गई। मौके का फायदा उठाकर आशी वर्मा ने अपनी कलाई घुमाई, जिससे 3 पानी के ब्लेड तेजी से ज़ॉम्बी के सिर की ओर गए। टकराव! 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 ब्लेड ज़ॉम्बी की गर्दन से टकराए, लेकिन उसकी मेटल से ढकी त्वचा को भेद नहीं पाए। यह देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ज़ॉम्बी के फिर से हरकत में आने के बाद उसने फिर से अपनी मेटल की मुट्ठी घुमाई। आशी वर्मा ने अपनी आंखें छोटी कीं और एक तरफ लुढ़क गई, मुश्किल से हमले से बची। कड़क! उसकी मुट्ठी पेड़ के तने में गहराई तक धंस गई, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। ज़ॉम्बी से कुछ मीटर दूर खड़ी आशी वर्मा जोर जोर से सांस ले रही थी। वह रोहन मेहरा और उसकी टीम की ओर घूमी और चिल्लाई, क्या तुम सब यहां सिर्फ तमाशा देखने आए हो? मिलकर इस पर हमला करो। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उन्हें होश आया। हालांकि उन सभी ने अपनी शक्तियां जगा ली थीं, लेकिन आशी वर्मा के साथ जो हुआ वह देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह ज़ॉम्बी का सामना करे। दुनिया खत्म होने से पहले वे सिर्फ आम लोग थे। शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने तो अपने क्लास के गुंडे का भी सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। यह देखकर कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी कसी और ज़ॉम्बी की तरफ भागा। उसका निशाना उसकी पीठ पर था। जैसे ही रिया कपूर ने यह देखा, डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह चिल्लाई, विक्रम सिंह! धड़ाम! उसके चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बी पीछे मुड़ा और आने वाले हमले को रोक दिया। जैसे ही विक्रम सिंह की मुट्ठी ज़ॉम्बी के मेटल के हाथ से टकराई, उसकी हड्डियां टूट गईं और मांस फट गया। उसके जख्मों से खून बहने लगा, जो जमीन पर टपक रहा था। खून की गंध मिलते ही ज़ॉम्बी की काली आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, उसने अपना बड़ा मेटल का हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। विक्रम सिंह चीखा जब ज़ॉम्बी ने उसके शरीर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसे लगा कि उसके अंदर के अंग दब रहे हैं, दर्द पूरे शरीर में फैल रहा था। उसके गले में लोहे जैसा स्वाद आया और उसके होठों से खून बहने लगा। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में रोहन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया और 3 बिजली के गोले ज़ॉम्बी की तरफ उड़े। यह देखकर आशी वर्मा की आंखें एक पल के लिए चमकीं और उसने अपनी कलाई झटका दी। पल भर में हवा में से पानी के ब्लेड निकले और बिजली के गोलों की तरफ उड़ गए। कड़क! बूम! जैसे ही पानी के ब्लेड और बिजली के गोले टकराए, बिजली के गोले पानी के ब्लेड में समा गए। जब सबने यह देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, खासकर रोहन मेहरा की। उसकी बिजली वाली एबिलिटी में जबरदस्त अटैक पावर थी, फिर भी छोटे पानी के ब्लेड के सामने वह हार गई। उनकी हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए आशी वर्मा ने अपने सूजे हुए हाथ ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाया। पल भर में पानी के ब्लेड एक हो गए। चांद के आकार का ब्लेड एक गोल पानी की डिस्क में बदल गया।
डिस्क के किनारे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जबकि उसके चारों ओर नीली बिजली की चिंगारियां कड़क रही थीं। अपने हाथ के इशारे से पानी की डिस्क ज़ॉम्बी की तरफ उड़ी, उसका निशाना उसकी गर्दन के पीछे था। आने वाले हमले को देखकर ज़ॉम्बी पीछे कूदा और हमले से बच गया। कई हमलों के बाद रोहन मेहरा के टीम के साथियों ने आखिरकार एक्शन लिया। 3 लकड़ी के गोले तेजी से आगे बढ़े, ज़ॉम्बी को निशाना बनाते हुए। कड़क कड़क कड़क। हालांकि यह हमला एक आम ज़ॉम्बी पर काम कर सकता था, लेकिन लेवल 2 ज़ॉम्बी के सामने यह बच्चों का खेल था। लकड़ी की गेंदें उस तक पहुंचने से पहले ही 3 मेटल की सुइयों से तुरंत टूट गईं। ज़ॉम्बी ने उनकी तरफ देखा और अपने सड़े हुए हाथ को हिलाया। सुपरमार्केट का साइन बोर्ड अचानक टूटकर उनकी तरफ तेजी से आया। यह देखकर टीम के दूसरे सदस्य ने अपना हाथ उठाया और उनके ऊपर एक मिट्टी की दीवार बन गई। धड़ाम, चटक। साइन बोर्ड जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया और उसे तुरंत तोड़ दिया। खांसी। उस आदमी ने खून का एक घूंट थूका, क्योंकि वह भारी वजन को रोकने की कोशिश कर रहा था। हांफते हुए उसने एक शब्द कहा, भागो। यह सुनकर बाकी लोग जल्दी से एक तरफ हट गए। कुछ ही देर बाद मिट्टी की दीवार टूट गई और वह आदमी मुश्किल से पीछे कूदकर गिरते हुए साइन से बचा। धड़ाम। साइन बोर्ड जमीन पर जोर से गिरा। मुड़ा हुआ मेटल फुटपाथ से रगड़ने से चिंगारियां निकली। यह महसूस करते हुए कि उनके एबिलिटी अटैक बेकार थे, रोहन मेहरा ने अपना खंजर निकाला और ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। धड़ाम। ज़ॉम्बी ने विक्रम सिंह को छोड़ने से मना कर दिया। अपना पैर उठाकर उसने एक जोरदार लात मारी। रोहन मेहरा हवा में उड़ गया और एक दीवार से जोर से टकराया। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ। किनारे से आशी वर्मा ने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया। यह साफ था कि रोहन मेहरा और उसकी टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, उनके जीतने के चांस बहुत कम थे। सबसे अच्छा ऑप्शन पीछे हटना था। लेकिन इस मॉन्स्टर से लड़ने में इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद आशी वर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में इसी ज़ॉम्बी के हाथों कितने सैनिक मारे गए थे। गले में खून के मेटालिक स्वाद को निगलते हुए उसने आगे बढ़ना जारी रखा। अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करके उसने घूमती हुई पानी की डिस्क में एनर्जी डाली, जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई और वह तेजी से घूमने लगी। ज़ॉम्बी ने उसके हमलों से खुद को बचाया और साथ ही रोहन मेहरा और उसकी टीम के साथियों से भी लड़ता रहा। क्रैक। कई कोशिशों के बाद पानी की डिस्क आखिरकार सही जगह लगी। ज़ॉम्बी की गर्दन पर एक तेज दरार पड़ गई। उसे ढकने वाली मेटालिक परत टूट गई, जिससे अंदर का सड़ा हुआ मांस दिखने लगा। डिस्क खुले घाव में धंस गई। आशी वर्मा ने मुट्ठी कसी और पानी की डिस्क तुरंत लिक्विड बन गई। ज़ॉम्बी के शरीर में रिसने लगी। अपने साथ रोहन मेहरा की बिजली भी ले गई। बिजली उसके अंदर फैल गई। विक्रम सिंह पर ज़ॉम्बी की पकड़ कमजोर हो गई। मौका देखकर रोहन मेहरा आगे बढ़ा, ज़ॉम्बी की छाती पर लात मारी और विक्रम सिंह को खींचकर आजाद कराया। धड़ाम। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया, उठने की कोशिश कर रहा था। उसका मुंह एक बिना आवाज की दहाड़ में खुला। काली आंखें कातिलाना नफरत से जल रही थीं, जो आशी वर्मा पर टिकी थीं। दांत पीसते हुए उसने उस जीव से निकलने वाले जबरदस्त दबाव को सहा। उसका बायां हाथ उसके शरीर के अंदर हमले को जारी रखे हुए था, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी हथेली खुली, हवा में 5 पानी के तीर बने। एक तेज झटके के साथ वे तेजी से आगे बढ़े, सीधे ज़ॉम्बी की खोपड़ी के आर पार हो गए। छप 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 छप। यह डरते हुए कि यह अभी भी काफी नहीं है, उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके तीरों को एक पानी की तलवार में बदल दिया।
अपनी कलाई के एक झटके से उसने ज़ॉम्बी की गर्दन पर साफ साफ वार किया। टूटी हुई मेटल की परत के नीचे खुले हिस्से पर चोट की। अगले ही पल कटी हुई गर्दन से काला खून निकला और सिर जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही ज़ॉम्बी शांत हुआ, आशी वर्मा ने मुंह से खून खांसा और गिर पड़ी। पानी की तलवार बूंदों में बिखर गई, जिससे सड़क भीग गई। अपना सिर पकड़कर उसने तेज सिरदर्द और उल्टी को सहा, जो क्षमताऊर्जा के ज्यादा इस्तेमाल के साफ संकेत थे। ज्यादा दूर नहीं, रोहन मेहरा और उसके टीम के साथी जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े थे। लड़ाई 10 मिनट से भी कम चली थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी बीत गई हो। धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाते हुए रोहन मेहरा ने कहा, रिया कपूर, विक्रम सिंह की हालत देखो। बाकी सब अंदर से पानी और दवाइयां ले आओ। वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और ऑर्डर मानने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। जब काम बंट गए तो रोहन मेहरा खुद को घसीटते हुए आशी वर्मा के पास गया। उसके सूजे हुए हाथ और पीले चेहरे को देखकर उसने धीरे से कहा, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें कार तक वापस ले जाने में मदद करूंगा। तुम्हें आराम करने और अपनी चोटों का इलाज करने की जरूरत है। अपने हाथ पर उसका हाथ महसूस करके आशी वर्मा ने उसे धक्का दे दिया। मैं ठीक हूं। गहरी सांस लेकर उसने उल्टी की भावना को दबाया। थोड़ी देर बाद सिर्फ सिरदर्द रह गया था, दर्दनाक लेकिन सहा जा सकता था। उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी कार में वापस गई, अपना बैकपैक खोला और तालाब के पानी की एक बोतल निकाली। उसने उसे कई घूंट में पी लिया। सिरदर्द कम हो गया और उसकी कुछ एनर्जी वापस आ गई। उसने दूसरी बोतल पी। इस बार उसके शरीर को काफी हल्का महसूस हुआ। राहत की एक हल्की सांस लेते हुए उसने अपनी जगह से एक और बोनिंग चाकू निकाला। पिछला वाला लड़ाई के दौरान टूट गया था। कार का दरवाजा बंद करके वह ज़ॉम्बी के कटे हुए सिर की ओर चली। एक साफ पक्के वार से उसने उसे खोल दिया। काला खून और सड़ा हुआ पदार्थ जमीन पर फैल गया जब उसने दिमाग के टिश्यू में खोज की। कुछ ही देर बाद उसे वह मिल गया, एक सुनहरे रंग का क्रिस्टल कोर जो अंगूठे के नाखून के आकार का था। पानी का एक छोटा गोला बनाकर उसने उसे धीरे से साफ किया। आशी वर्मा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। एक लेवल 2 मेटल टाइप क्रिस्टल कोर उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक अच्छा इनाम था। लड़ाई खतरनाक थी, लेकिन फायदे भी काफी थे। वह महसूस कर सकती थी, उसकी काबिलियत की दुनिया की रुकावट कमजोर हो गई थी। अगर वह ऐसी कुछ और लड़ाइयां लड़ती, तो शायद वह सच में अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आप आशी की जगह होते, बुरी तरह घायल लेकिन लेवल अप करने के इतने करीब, तो क्या आप अपनी तरक्की के लिए फिर से लड़ने का जोखिम उठाते या पहले पीछे हटकर ठीक होने का विकल्प चुनते? क्यों? आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लेवल 6 ज़ॉम्बी का छिपा हुआ खतरा समय से पहले खत्म हो गया है। जो सैनिक उससे लड़ते हुए मारे गए, उन्हें जीने का मौका मिलता। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ और वह सुपरमार्केट की तरफ चली गई। जब वह एंट्रेंस पर पहुंची तो तारा नायर ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? आशी वर्मा ने पूछा। भाई रोहन ने यह जगह ढूंढी थी, इसलिए सबसे पहले सामान लेने का हक हमारा है, तारा नायर ने बेफिक्री से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर आशी वर्मा ने ताना मारा और कहा, मैंने बहुत से बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितनी बेशर्म कोई नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने तारा नायर को एक तरफ धकेला, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अचानक हुए इस हमले से तारा नायर चीखते हुए जमीन पर गिर गई। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए आशी वर्मा की पीठ को घूरा।
थोड़ी दूर पर रिया कपूर और बाकी लोग विक्रम सिंह के जख्मों का इलाज करने में बिजी थे। वह पहले से ही परेशान और चिंतित थी, इसलिए जब उसने तारा नायर की बेशर्म बातें सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाई। तारा नायर, क्या तुम इतना परेशान करना बंद नहीं कर सकती? उसने गुस्से से पूछा। अगर वह नहीं होती तो हम सब अभी तक मर चुके होते। सामान लेने से रोकने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से पूछा। इस बार आदमियों ने तारा नायर का साथ नहीं दिया। उनमें से एक ने कहा, अगली बार उसे न लाना ही बेहतर है। उसने कुछ भी योगदान नहीं दिया और सिर्फ मुसीबत खड़ी की। लकड़ी की शक्ति वाला आदमी गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, हम चाहे कितने भी कमजोर हों, हम फिर भी जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। लेकिन वह तो असल में छिप गई और उसने बिल्कुल भी मदद नहीं की। खतरे का सामना करते समय कम से कम हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने टीम के साथियों पर बोझ नहीं बनते। वह तो बस एक आम इंसान है। वह न सिर्फ बोझ है बल्कि हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी करती रहती है, दूसरे आदमी ने कहा। यह सुनकर तारा नायर का दिल नफरत से भर गया। उसने उनकी तरफ देखा, फिर रोहन मेहरा की तरफ। जब उसकी नजर रोहन की ठंडी नजरों से मिली तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह आखिरी बार होगा जब वह उनके साथ शामिल हो पाएगी। एक पल हिचकिचाने के बाद वह खड़ी हुई और बोली, मैं भी एक एबिलिटी यूजर हूं। रिया कपूर ने ताना मारा और जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हारी सबसे अच्छी एबिलिटी ग्रीन टी बिच की तरह एक्टिंग करना है। रिया कपूर, अगर तुम मुझे ऐसे ही उकसाती रही तो हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना, तारा नायर ने गुस्से से कहा। रिया कपूर ने अपने हाथ बांधे और कहा, अगर तुम चाहती भी तो भी शुरू से कोई दोस्ती थी ही नहीं। अपना दर्द भरा माथा सहलाते हुए रोहन मेहरा ने कहा, बस बहुत हो गया। जाओ सप्लाई चेक करो और उन्हें गाड़ियों में लोड करो। हम यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकते। हालांकि वे अभी भी विक्रम सिंह के बारे में चिंतित थे, लेकिन वे सिर्फ ऑर्डर मान सकते थे और सुपरमार्केट में चले गए। फिर रोहन मेहरा ने रिया कपूर को देखा और कहा, तुम भी जाओ। लेकिन मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोहन मेहरा ने उसे बीच में ही रोक दिया, जाओ। उसकी नाराजगी महसूस करके रिया कपूर ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे की, फिर विक्रम सिंह का हाथ छोड़ा और सुपरमार्केट में चली गई। जब वे अकेले थे तो रोहन मेहरा तारा नायर की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है? उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी और उसने जल्दी से कहा, भाई रोहन, मैं विक्रम सिंह की चोटों को ठीक कर सकती हूँ। रोहन मेहरा ने अपनी भौं उठाई और कहा, हीलिंग टाइप एबिलिटी। तारा नायर ने उत्सुकता से सिर हिलाया और विक्रम सिंह के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल बाद एक हल्की रोशनी ने उनके पकड़े हुए हाथों को घेर लिया। पास खड़े रोहन मेहरा ने देखा कि विक्रम सिंह के शरीर पर खरोंच और छोटे घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसे पक्का नहीं पता था कि उसके दोस्त को अंदरूनी चोटें थीं या नहीं, लेकिन उसके बाहरी घाव सच में ठीक हो रहे थे, हालांकि धीरे धीरे। तारा नायर को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, लगता है वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। सुपरमार्केट के अंदर रिया कपूर और उसके साथियों ने इंस्टेंट नूडल्स और पानी ले जाने के लिए ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया। सप्लाई लोड करते समय उन्होंने कुछ प्रोटीन बार और ब्रेड भी ले लिए। जब वे खा रहे थे तो वे एसयूवी और जीप में सामान लोड करते रहे। वे अपने काम में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि चावल, आटा, तेल और मसालों वाला सेक्शन पूरी तरह खाली हो गया था। इस बीच आशी वर्मा वेयरहाउस से सामान इकट्ठा कर रही थी। जब उसने उसे खाली किया तो उसे आखिरकार समझ आया कि इस इलाके में कोई इंसान या ज़ॉम्बी क्यों नहीं थे। वेयरहाउस के कोने में हड्डियों और सड़े हुए मांस के ढेर लगे थे।
ऐसा लग रहा था कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने न सिर्फ इंसानी मांस खाया था, बल्कि अपनी ही प्रजाति को भी खा लिया था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि सर्वनाश के कुछ ही दिनों बाद वह लेवल 2 के बॉटलनेक तक पहुंच गया था। दूसरे ज़ॉम्बी के क्रिस्टल कोर खाने से उन्हें भी फायदा हुआ था। यही वजह थी कि सर्वनाश के कुछ ही सालों में ज्यादातर ज़ॉम्बी पहले ही इवॉल्व हो गए थे और सबसे निचले रैंक वाले लेवल 2 पर थे। नरभक्षण सर्वनाश में जिंदा रहने के सख्त कानूनों में से एक था। यहां तक कि इंसान भी क्रिस्टल कोर पाने के लिए एक दूसरे को मार देते थे, बेजान ज़ॉम्बी की तो बात ही क्या। वेयरहाउस में सब कुछ इकट्ठा करने में उसे 10 मिनट लगे। जब वह बाहर आई तो जिस जगह मिनरल वाटर और इंस्टेंट नूडल्स रखे थे वह पहले ही आधा खाली हो चुका था। खाने के सेक्शन में जाने के बजाय वह दवाइयों और महिलाओं के प्रोडक्ट्स वाले आयल की तरफ गई। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने जल्दी से दवाइयां और सैनिटरी पैड इकट्ठा कर लिए। जब उसका काम हो गया तो वह स्नैक्स सेक्शन में गई और सब कुछ इकट्ठा कर लिया। सुपरमार्केट के बीच में एक आधी दीवार उसे रिया कपूर और दूसरों से अलग कर रही थी, उसके कामों को छिपाने के लिए एकदम सही जगह। जब उसने शेल्फ खाली कर दिए तो वह उनके पास गई और बोली, वेयरहाउस और पीछे का इलाका खाली है। यह सुनकर एक आदमी ने माथे पर शिकन डाली और चेक करने चला गया। जब वह 10 मिनट बाद लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने दोस्त की तरफ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसका रिएक्शन देखकर आशी वर्मा समझ गई कि उसने वेयरहाउस में रखी चीजें देख ली हैं। बिना किसी का ध्यान खींचे उसने एक ट्रॉली पकड़ी और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह सामान उठा रही थी उसने चुपके से उसका कुछ हिस्सा अपनी जगह पर रख लिया। अगर कैंडी के कई डिब्बे होते तो वह 2 अपनी ट्रॉली में रखती और बाकी चुपके से छिपा देती। हालांकि इस तरीके में ज्यादा समय लगा, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि उस पर किसी को शक न हो। जब रिया कपूर और उसकी टीम ने विक्रम सिंह की एसयूवी में सामान भरना खत्म कर लिया तो उसने देखा कि आशी वर्मा अपने ट्रक में 2 ट्रॉली सामान लोड कर रही है। उसके पास जाकर उसने कहा, आशी, हमारा काम लगभग हो गया है। क्या मैं तुम्हारा सामान ले जाने में तुम्हारी मदद करूं? आशी वर्मा मुस्कुराई और बोली, थैंक्स। रिया कपूर खुश थी कि उसने पहले की तरह उसे मना नहीं किया। आशी वर्मा ने उसकी और उसके दोस्तों की जान बचाई थी, इसलिए वह सच में उससे दोस्ती करना चाहती थी। जो कोई अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जितना बहादुर था, वह उसके भरोसे और दोस्ती के लायक था। रिया कपूर के विचारों से अनजान आशी वर्मा अपनी ट्रॉली को वापस सुपरमार्केट के अंदर ले गई और सामान इकट्ठा करती रही। रिया कपूर की मदद से उसका ट्रक का पिछला हिस्सा कुछ ही देर में लगभग भर गया। इस समय वे ही अकेले थे जो अभी भी सामान लोड कर रहे थे। कुछ ही देर में आशी वर्मा को एहसास हुआ कि वह सुपरमार्केट के अंदर अकेली बची है। विक्रम सिंह जाग गया था और रिया कपूर बाहर उससे बात कर रही थी। मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से बचा हुआ सामान इकट्ठा कर लिया और शेल्फ पर बस थोड़ा सा सामान छोड़ा। उसे अपने ट्रक का पिछला हिस्सा, पिछली सीट और पैसेंजर सीट के नीचे एक छिपे हुए कंपार्टमेंट को भरने में 20 मिनट लगे। अपनी कार में बैठने से पहले उसने अपना बैकपैक उठाया और वापस सुपरमार्केट में चली गई। जब वह रोहन मेहरा और उसकी टीम के पास से गुजरी तो उसने विक्रम सिंह को पानी की एक बोतल दी और कहा, लो, थोड़ा पानी पी लो। विक्रम सिंह उसकी अचानक की दयालुता से हैरान रह गया और रिएक्ट करने में हिचकिचाया। यह देखकर रिया कपूर ने जल्दी से बोतल ली और कहा, थैंक यू आशी। वेलकम। आशी वर्मा सुपरमार्केट में गई और अपना बैग पूरी तरह भर लिया। जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि कोई भी अंदर वापस आने का इरादा नहीं रखता था।
हाथ हिलाकर उसने बचा हुआ सारा सामान खाली कर दिया। पीछे सिर्फ खाली शेल्फ और 4 दीवारें रह गईं। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि तारा नायर बेहोश हो गई थी और एक आदमी उसे रोहन मेहरा की जीप में बिठा रहा था। उसने एक नजर उस पर डाली, फिर विक्रम सिंह पर, और उसके मन में एक ख्याल आया। कोई हैरानी नहीं, तो इसलिए उसने खुद से बुदबुदाया। जब वह सोच में डूबी थी तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि रोहन मेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सीनियर, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। रोहन मेहरा ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो? मेरे पिता ने मुझे मुंबई शहर वापस लाने के लिए सैनिकों का एक ग्रुप भेजा है। अगर तुम मेरे साथ आती हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की गारंटी दे सकता हूं। उसका ऑफर सुनकर आशी वर्मा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, थैंक यू सीनियर, लेकिन मेरे अपने प्लान हैं। यह सुनकर रोहन मेहरा ने जोर नहीं दिया और कहा, यह दुख की बात है। अगर तुम कभी अपना मन बदलती हो तो तुम मुंबई शहर आकर मुझे ढूंढ सकती हो। ठीक है, आशी वर्मा ने बिना किसी इरादे के कैजुअली कहा कि वह उसे ढूंढने जाएगी। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद वे दोनों अपनी अपनी कारों में बैठे और यूनिवर्सिटी वापस चले गए। गाड़ी चलाते समय आशी वर्मा रोहन मेहरा की बातों के बारे में सोच रही थी। शायद वह इस जगह से निकलने के लिए सैनिकों के साथ जा सकती थी। मुंबई यूनिवर्सिटी शहर के सेंटर के पास थी और अगर उसे भागना होता तो उसे घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरना पड़ता। सैनिकों की सुरक्षा के साथ खतरा काफी कम हो जाएगा। उनके साथ कुछ समय के लिए शामिल होना बुरा विचार नहीं था। मन पक्का करने के बाद उसने उस विचार को एक तरफ रख दिया। वह थकी हुई थी और सिरदर्द के कारण वह अब और सोचना नहीं चाहती थी। उनके बाहर जाते समय सड़क साफ करने की वजह से वापसी की यात्रा में सामान्य समय का सिर्फ आधा समय लगा, क्योंकि सड़क पर गाड़ियों की वजह से कोई रुकावट नहीं थी। यूनिवर्सिटी के गेट में घुसने के बाद रोहन मेहरा और उनकी टीम सीधे लेक्चर हॉल बिल्डिंग की तरफ गए और एंट्रेंस के पास पार्क करने का प्लान बनाया। इससे सामान ले जाना आसान हो जाता और इमरजेंसी की स्थिति में जल्दी से बाहर निकलना भी आसान होता। उनके पीछे पीछे आ रही आशी वर्मा ने एक पल सोचा और फिर झील के पास पार्क करने का फैसला किया। इसलिए बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले उसने अचानक तेजी से मोड़ लिया और दूसरी दिशा में चली गई। कार के अंदर रोहन मेहरा की टीम के एक सदस्य ने यह देखा और कहा, भाई रोहन, वह व्यक्ति दूसरे रास्ते चला गया। रियरव्यू मिरर में देखते हुए रोहन मेहरा ने जवाब दिया, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ कुछ समय के लिए साथ है। उस आदमी को लगा कि उसके जैसी मजबूत इंसान को टीम में न लेना अफसोस की बात है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बाकी सामान के लिए कल सुपरमार्केट वापस जाने का प्लान बनाया था। इसलिए हो सकता है कि वह फिर से उनके साथ शामिल हो जाए। इस बीच आशी वर्मा को एक सुनसान जगह मिली और उसने अपनी कार पार्क कर दी। यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपना हाथ हिलाया और गाड़ी को अपनी जगह पर स्टोर कर लिया। फिर वह लेक्चर हॉल बिल्डिंग की तरफ चली गई। हालांकि वह गार्ड के कमरे में रह सकती थी, लेकिन रोहन मेहरा की हरकतों पर नजर रखना मुश्किल होता, क्योंकि उसने उनका पीछा करने का प्लान बनाया था। इसलिए पास रहना बेहतर था। किसे पता था, अगर किस्मत उसके साथ होती तो उसे तारा नायर को मारने का मौका भी मिल सकता था। 30 मिनट बाद वह लेक्चर हॉल पहुंची और तुरंत उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाहर खड़े होकर उसने अंदर की स्थिति देखी और रोहन मेहरा और उसकी टीम को कोच चतुर्वेदी और छात्रों से घिरा हुआ देखा। तनाव भरे माहौल को देखकर लग रहा था कि यह टकराव सामान को लेकर था।
हॉल के अंदर रोहन मेहरा अपनी टीम के साथ खड़े थे, चुपचाप छात्रों और कोच चतुर्वेदी की टीम को घूर रहे थे। उनके सामने कोच चतुर्वेदी और उनका ग्रुप हथियार लिए हुए था, लड़ाई के लिए तैयार। रोहन मेहरा की शांत नजरें देखकर कोच चतुर्वेदी ने अपनी ठोड़ी ऊपर की और ठंडे लहजे में कहा, रोहन, यह जगह अब मेरा इलाका है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। कोच चतुर्वेदी, लगता है आप वह सबक भूल गए हैं जो हमने आपको सिखाया था, विक्रम सिंह ने ताना मारा। अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, क्या आपकी याददाश्त इतनी जल्दी चली गई? ये शब्द सुनकर कोच चतुर्वेदी को विक्रम से पहले मिले मुक्के की याद आई। उनके पेट में फिर से दर्द होने लगा। दांत पीसते हुए उन्होंने विक्रम को घूरा और गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे धोखे से किए गए हमले से हैरान रह गया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे आमने सामने की लड़ाई में जीत सकते हो? जैसे ही उसने यह कहा, रिया कपूर जोर से हंस पड़ी। आमने सामने की लड़ाई? कोच चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है कि ज़ॉम्बी आपको खुद को तैयार करने का समय देंगे? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? अगर हिम्मत है तो करो, विक्रम ने जवाब दिया। आवाज तेज और भड़काने वाली थी। बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हालांकि विक्रम शांत और निडर दिख रहा था, लेकिन असल में वह अपनी सबसे कमजोर हालत में था। उसके बाहरी जिस्म भर गए थे, लेकिन अंदरूनी चोटें अभी भी उसे दर्द दे रही थीं। उसके गले में एक अजीब सा स्वाद था और वह समय समय पर उसे निगल रहा था, कमजोरी दिखाने से मना कर रहा था। अपनी हथेलियों पर ठंडा पसीना देखकर रिया ने चिंता से उसकी तरफ देखा। उनके बगल में खड़े रोहन ने भी अपने दोस्त की हालत पर ध्यान दिया। वे म्यूटेंट ज़ॉम्बी से लड़कर थके हुए और घायल थे। अगर अब लड़ाई छिड़ती तो उनके जीतने के चांस बहुत कम थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद रोहन ने शांत भाव से कहा, चूंकि यह जगह पहले ही ले ली गई है, हम कहीं और जगह ढूंढ लेंगे। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। यह देखकर कोच चतुर्वेदी के बगल में खड़ी एक औरत आगे बढ़ी और उनका रास्ता रोक दिया। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? रोहन ने अपनी आंखें छोटी कीं। हटो, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने पर मजबूर मत करो। पीछे हटने के बजाय उस औरत ने अपने होठों पर जीभ फेरी और एक लुभावनी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम्हें देखो, मैं बहुत समय से तुम्हारे जैसे किसी को चखना चाहती थी। मुझे हैरानी है कि बिस्तर पर तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारी शक्ल जितना ही अच्छा है या नहीं। जैसे ही उसने बात की, हवा में हल्की मीठी खुशबू फैल गई। रोहन को अचानक चक्कर आने लगे। उसने होश में रहने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर गया। विक्रम और बाकी लोग चौंक गए। तुमने भाई रोहन के साथ क्या किया? विक्रम गुस्से से चिल्लाया। वह औरत हंसी। चिंता मत करो, अगली बारी तुम्हारी होगी। तुम यह सब क्या कर रही हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे चक्कर आने लगे और वह भी बेहोश हो गया। 5 मिनट के अंदर रोहन मेहरा और उसकी पूरी टीम एक के बाद एक गिर गई। यह देखकर कोच चतुर्वेदी आगे बढ़ा और विक्रम के पेट में जोर से लात मारी। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जमीन पर क्यों पड़े हो? धिक्कार है तुम पर। उसने उसे कुछ और बार लात मारी और फिर उस औरत को अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी कमर दबाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। भाई चतुर्वेदी, अपना वादा मत भूलना, उसने नखरे से कहा। चिंता मत करो, तुम पहले जो चाहो चुन सकती हो, उसने जवाब दिया, उसके होठों पर किस करते हुए। थोड़ी देर बाद वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा और आदेश दिया, इन्हें बांध दो और इन पर नजर रखो। बाकी सब इनका सामान छोटे कमरे में ले जाओ।
यह सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं और वे सामान लेने के लिए दरवाजे की ओर भागे। बिल्डिंग के बाहर से आशी वर्मा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसकी नजर कोच चतुर्वेदी की बाहों में उस औरत पर थोड़ी देर टिकी रही, फिर वह चुपचाप वहां से चली गई। क्योंकि रोहन और उसकी टीम अभी सुरक्षित थी, इसलिए उसे इस ग्रुप का सीधे सामना करने की जरूरत नहीं थी। जब सैनिक उसे लेने आएंगे तो वे इन लोगों से निपटने का अपना तरीका जानते होंगे। हालांकि इससे पहले कि ऐसा होता, आशी को उस औरत का ध्यान रखना था। उसकी काबिलियत बहुत खतरनाक थी। अगर उसने सैनिकों पर अचानक हमला किया तो उनके लिए बचना मुश्किल होगा। और उस औरत की क्रूर पर्सनैलिटी को देखते हुए उसे बिना रोके छोड़ देना भविष्य में उसे और भी बड़ा खतरा बना देगा। मन पक्का करके आशी मुंबई यूनिवर्सिटी की लेक्चर हॉल बिल्डिंग के पास एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। वह पेड़ कैंपस के सबसे पुराने पेड़ों में से एक था। उसका तना 2 मीटर चौड़ा था, मोटी डालियां और घनी पत्तियां थीं, छिपने के लिए एकदम सही जगह। वह एक अच्छी तरह से ढकी हुई डाल पर चढ़ गई और आसपास का जायजा लिया। जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर से उसे पत्तों के बीच छिपे रहते हुए भी पूरे इलाके का साफ नजारा दिख रहा था। संतुष्ट होकर वह तने से टिक गई, आंखें बंद कीं और अपनी जगह देखी। अंदर सामान घास के मैदान में बिखरा हुआ था। उसने उन्हें टाइप के हिसाब से छांटा, फिर उन्हें घर के एरिया में ले गई। इसके बाद उसने सूखे मक्के का एक पैकेट लिया, उसे नमी सोखने के लिए तालाब के पानी में भिगोया और अगले दिन उसे काली मिट्टी में लगाने का प्लान बनाया। जब तक उसने यह सब खत्म किया, 1 घंटा बीत चुका था। मुंबई के पश्चिमी आसमान में सूरज पहले ही डूब रहा था। उसने धीरे से आह भरी और अपने बैकपैक से एक ब्रेड का पैकेट और स्ट्रॉबेरी दूध का एक कार्टन निकाला। एबिलिटी यूज को आम लोगों की तुलना में ज्यादा भूख लगती थी क्योंकि वे ज्यादा एनर्जी खर्च करते थे। इसीलिए भविष्य में उनमें से ज्यादातर म्यूटेंट जानवर और खाने लायक म्यूटेंट पौधे खाना पसंद करते थे। हालांकि उनका स्वाद नॉर्मल खाने से खराब था, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा एनर्जी मिलती थी, जिससे वे कम खाते थे, पेट भरा रहता था और ताकत जल्दी वापस आ जाती थी। दोस्तों, अगर आप आशी वर्मा की जगह होते तो क्या आप अभी उस औरत को खत्म करने का रिस्क लेते या सैनिकों के आने का इंतजार करते और सीधे टकराव से बचते? हालांकि म्यूटेंट जानवरों और पौधों में मौजूद एनर्जी की मात्रा और उन्हें पाने में शामिल रिस्क के कारण म्यूटेंट जानवरों और खाने लायक म्यूटेंट पौधों की कीमत नॉर्मल खाने से कई गुना ज्यादा थी। खाने के बाद उसने आंखें बंद कीं और सो गई। उसी समय समीर कपूर ने अपनी घड़ी देखी और माथे पर शिकन आ गई। दोपहर के सिर्फ 5 बजे थे, फिर भी आसमान पहले ही काला होना शुरू हो गया था। गाड़ी चलाते हुए कबीर मल्होत्रा ने कहा, कैप्टन, हमें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। समीर कपूर ने मैप देखते हुए जवाब दिया। पीछे की सीट पर अरमान कपूर खोया खोया सा बैठा था, अपने दिमाग में बने मैप पर ध्यान लगा रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, वाइस कैप्टन, बाईं ओर 200 मीटर पर एक विला है। यह सुनकर कबीर मल्होत्रा ने पूछा, ओल्ड अरमान, क्या तुम पहले कभी यहां आए हो? हाँ। उसके जवाब पर समीर कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे और उसे पक्का यकीन था कि उसका दोस्त कभी मुंबई नहीं आया था। तो उसे विला के बारे में कैसे पता चला? जब समीर कपूर अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी कबीर मल्होत्रा ने विला देखा और हैरानी से कहा, ओल्ड अरमान, यह जगह तो बहुत बड़ी है। क्या यह तुम्हारे रिश्तेदारों या दोस्तों की है? लगभग। यह जानते हुए कि अरमान कपूर एक इंट्रोवर्ट है और शायद अभी भी थका हुआ है, कबीर मल्होत्रा ने और सवाल नहीं पूछे। उसने बख्तरबंद गाड़ी सड़क के किनारे पार्क की, रेडियो उठाया और कहा, हम इलाके की जांच करेंगे।
बाकी सब लोग अलर्ट रहें और सामान की रखवाली करें। कुछ ही देर बाद उसे रेडियो से जवाब मिला, समझ गया। आदेश देने के बाद उसने अपनी तलवार पकड़ी और गाड़ी से बाहर निकला। समीर कपूर ने मैप बंद किया, वह भी बाहर निकला और कबीर मल्होत्रा के साथ अपनी लंबी तलवार हाथ में लिए गेट की ओर बढ़ा। जब वे विला के गेट पर पहुंचे तो समीर कपूर ने ताले पर नजर डाली। अपनी उंगली के एक इशारे से काले रंग की आग की एक लपट उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही आग धातु से टकराई, वह जोर से जली और कुछ ही मिनटों में ताला पिघल गया। कबीर मल्होत्रा की आंखें फटी रह गईं। कैप्टन, तुम्हारी आग बहुत ज्यादा तेज है। समीर कपूर ने उसे एक छोटी सी नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा और विला के अंदर चला गया। कबीर मल्होत्रा भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही वे आसपास का जायजा ले रहे थे, अरमान कपूर पास आया और बोला, कैप्टन, अंदर 8 ज़ॉम्बी हैं। 3 लिविंग रूम में, 2 किचन में और बाकी दूसरी मंजिल के मास्टर बेडरूम में बंद हैं। उनकी सवालिया नजरों को देखकर उसने अपने सिर की ओर इशारा किया। किसी वजह से मैं उन्हें यहां देख सकता हूं। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह तुम्हारी हवा वाली शक्ति का हिस्सा है? कबीर मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने शरीर के अंदर 2 तरह की एनर्जी महसूस हो रही है, इसलिए यह मेरी हवा वाली शक्ति नहीं होनी चाहिए, अरमान कपूर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर समीर कपूर ने माथे पर बल डाले। उसे वह क्रिस्टल कोर याद आया जो उसने अपने दोस्त को दिया था, क्योंकि उसकी हवा वाली शक्ति उस कोर की वजह से जागी थी। तो क्या इसका मतलब था कि उसकी असली शक्ति साइकिक थी? इस नतीजे पर पहुंचकर उसने अरमान कपूर को देखा और पूछा, क्या तुम्हें अपनी शक्तियां जागने के बाद कुछ अजीब लग रहा है? बहुत ज्यादा भूख लगने के अलावा मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, अरमान कपूर ने जवाब दिया। समीर कपूर को थोड़ी राहत मिली। भूख लगना शक्ति इस्तेमाल करने वालों के लिए नॉर्मल था, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म आम लोगों से ज्यादा होता है। क्रिस्टल कोर खाकर शक्ति पाना बहुत रिस्की था। अपनी शक्ति जागने के बाद किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे पक्का नहीं पता था कि हवा वाली शक्ति साइकिक शक्ति से टकराएगी या नहीं। अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना, समीर कपूर ने गंभीरता से कहा। उसकी गंभीर आवाज सुनकर अरमान कपूर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया। समझ गया। थोड़ी बातचीत के बाद वे तीनों विला में घुस गए। अरमान कपूर की चेतावनी की वजह से उन्हें पहले से ही ज़ॉम्बी की लोकेशन पता थी और दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने घात लगाने की तैयारी कर ली थी। गुर्राहट। जैसे ही दरवाजा खुला, 3 ज़ॉम्बी समीर कपूर पर झपटे। उनके जबड़े खुले हुए थे। इससे पहले कि वे पास आते, उसने अपनी उंगलियां झटका दीं और काले लपटों के 3 गुच्छे निकले। जैसे ही लपटें ज़ॉम्बी को छुईं, वे तेजी से जलने लगे। जलते हुए भी ज़ॉम्बी आगे बढ़ते रहे। यह देखकर कबीर मल्होत्रा ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी तलवार घुमाई और उनके सिर काट दिए। काली लपटों ने उनकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था, जिससे वे कोयले की तरह भुरभुरी हो गई थीं। 5 मिनट बाद ज़ॉम्बी राख के ढेर में बदल गए। बाकी 2 आ रहे हैं, अरमान कपूर ने चेतावनी दी। कुछ ही देर बाद किचन से जानी पहचानी दहाड़े सुनाई दी। चूंकि वे रात भर वहीं रुकने वाले थे, इसलिए समीर कपूर ने जगह को साफ रखने के लिए उन्हें जलाने का फैसला किया। 2 काली लपटें उनके सिर में घुस गईं, जिससे उनका दिमाग अंदर से बाहर तक जल गया। 1 मिनट के अंदर वे आग की लपटों में घिरकर गिर पड़े। यह नजारा देखकर कबीर मल्होत्रा ने मुश्किल से सांस ली। कैप्टन, आप कमाल के हैं। कुछ नहीं, समीर कपूर ने शांति से जवाब दिया। नीचे का फ्लोर साफ होने के बाद वे ऊपर चले गए।
जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, मास्टर बेडरूम से जोरदार धमाकों की आवाजें आईं। समीर कपूर ने कबीर मल्होत्रा की ओर देखा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। दरवाजे का हैंडल पकड़कर कबीर मल्होत्रा ने दरवाजा खोल दिया। दहाड़! इससे पहले कि ज़ॉम्बी बाहर निकल पाते, समीर कपूर अपनी लंबी तलवार निकालकर अंदर घुस गया। एक तेज साफ वार से 3 सड़े हुए सिर फर्श पर लुढ़क गए। लाशों के नीचे काला खून जमा हो गया, लेकिन अपनी कलाई के एक झटके से समीर कपूर ने लाशों को आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में दोनों लाशें और खून राख में बदल गए। काली राख के पास खड़े होकर समीर कपूर ने कहा, सबको बता दो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। हाँ कैप्टन। अरमान कपूर और कबीर मल्होत्रा कमरे से बाहर निकले और नीचे चले गए। उनके जाने के बाद समीर कपूर ने कमरा चेक किया और वॉक इन क्लोसेट में पुरुषों और महिलाओं के कपड़े देखे। जैसे ही वह ज्वेलरी कैबिनेट की ओर बढ़ा, उसकी नजर कपल रिंग्स की एक जोड़ी पर पड़ी। कांच का केस खोलकर उसने छोटा ज्वेलरी बॉक्स उठाया और उन्हें ध्यान से देखा। रिंग्स सादी लेकिन खूबसूरत थीं, जिन पर नेबुला जैसा पैटर्न बना हुआ था, शायद नीलम और हीरे जो टंगस्टन बैंड पर जड़े हुए थे। डिजाइन को मजबूत, सिंपल और सुंदर पाकर उसने आदमियों वाली अंगूठी ली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। वह एकदम फिट आई। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई जब उसने ऐसे भविष्य के बारे में सोचा जहां वह और वह दोनों ये अंगूठियों का जोड़ा एक साथ पहनेंगे। लेकिन अभी के लिए वह इसे सिर्फ अपने पास रख सकता था। यह सोचकर उसने अंगूठी उतारी, उसे वापस डिब्बे में रखा और अपनी अंदर की जेब में रख लिया। फिर वह नीचे गया और किचन की तरफ चला गया। अंदर अरमान कपूर पेंट्री का सामान चेक कर रहा था, जबकि कबीर मल्होत्रा सैनिकों को जानकारी दे रहा था। कुछ ही देर में ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां विला में आईं और एंट्रेंस के पास पार्क हो गईं। नीचे उतरने के बाद टीम को माली के शेड में एक मोटा तार मिला और उन्होंने उसका इस्तेमाल गेट को सुरक्षित करने के लिए किया। यह हो जाने के बाद वे अंदर गए और शानदार फर्नीचर और सजावट देखकर हैरान रह गए। थके होने के बावजूद सभी ने विला का पूरा चक्कर लगाया। कुछ ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया, कुछ ने छत का, जबकि बाकी ने बाहरी इलाके में गश्त लगाई। इस बीच ईशान मेहरा ऊपर गया और एक बेडरूम में घुस गया। ब्रांड का डबल किंग साइज बेड देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एक आम परिवार से होने के कारण यह पहली बार था जब वह इतने शानदार विला में आया था। इस तरह का बेड देखना तो दूर की बात थी। वह पास गया, मुलायम कपड़े पर हाथ फेरा और पछतावे के साथ बुदबुदाया, काश मैं इसे अपने साथ ले जा पाता। अगले ही पल बेड गायब हो गया। अचानक हुए इस वाकये से वह लगभग आगे गिर ही गया। सदमे में जमीन पर बैठकर उसने घबराकर चारों ओर देखा। बेड कहाँ है? जैसे ही यह ख्याल आया, उसके दिमाग में एक खाली बक्से जैसी जगह की तस्वीर उभरी और उसके अंदर गायब बेड करीने से रखा हुआ था। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जगह उसके सिर के अंदर थी। दिल की धड़कन तेज होने पर ईशान मेहरा उछलकर खड़ा हुआ और नीचे की ओर भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लिविंग रूम में मौजूद सैनिक उसके घबराए हुए कदमों की आवाज सुनकर चौंक गए। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उनमें से एक ने पूछा, ईशान क्या हुआ? मेरा सिर। वह हकलाया, तुम्हारे सिर को क्या हुआ? इसके अंदर कुछ है। ईशान मेहरा की आंखों में आंसू आ गए और वह घबरा गया। सैनिकों ने तुरंत उसे चेक किया, लेकिन जल्दी से जांच करने के बाद उनमें से एक ने माथे पर बल डाला, तुम्हारे सिर में कुछ भी खराबी नहीं है। नहीं, यह अंदर है, उसने जोर देकर कहा। सैनिक ने अपनी आंखें छोटी कीं। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस गया है?
समझा न पाने के कारण ईशान मेहरा उन्हें धक्का देकर लिविंग रूम की ओर भागा। सोफे पर हाथ रखकर उसने बुदबुदाया, काश मैं यह सोफा अपने पास रख पाता। अगले ही पल सोफा गायब हो गया। सैनिक सदमे से जम गए। यह क्या? यह कहाँ गया? यह मेरे सिर के अंदर है, ईशान मेहरा चिल्लाया। वे उसे हैरानी से देखने लगे। उसका सिर तो इतना ही बड़ा था, एक सोफा उसके अंदर कैसे समा सकता था? उन्हें लगा कि शायद उसने अपना सिर बहुत जोर से मारा होगा। उनका शक देखकर ईशान मेहरा और ज्यादा परेशान हो गया। मैं पागल नहीं हूं, यह सच में अंदर है। उसी पल समीर कपूर किचन से बाहर आया और शांति से बोला, ईशान, सांस लो। अपने कैप्टन की आवाज सुनकर ईशान मेहरा उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें कांप रही थीं। कैप्टन, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं। उसकी ड्रामेबाजी पर आह भरने की इच्छा को दबाते हुए समीर कपूर ने मजबूती से जवाब दिया, तुम मरने वाले नहीं हो। तुमने एक स्पेस्टाइप क्षमता जगाई है। अपने दिमाग पर ध्यान दो, चीजों को बाहर निकालने के बारे में सोचो। अभी भी घबराया हुआ ईशान मेहरा ने जैसा कहा गया वैसा ही किया। 1 सेकंड बाद सोफा फिर से दिखाई दिया। फिर एक और सोच के साथ उसके बगल में एक बड़ा बिस्तर आ गया। राहत की गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। भगवान का शुक्र है, मैं मर नहीं रहा हूं। समीर कपूर की नजर बिस्तर पर टिकी रही, फिर उसने पूछा, तुम्हारी जगह कितनी बड़ी है? मन ही मन नापने के बाद ईशान मेहरा ने जवाब दिया, कैप्टन, मुझे सही साइज नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह लगभग 100 स्क्वायर मीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। समीर कपूर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जितना वह जानता था, ज्यादातर लेवल 0 स्पेस एबिलिटी यूजर्स के पास सिर्फ 10 से 30 स्क्वायर मीटर की जगह होती थी, जिसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर होती थी। यह वाला असाधारण था। दोस्तों, अगर आप एक दिन अचानक ईशान की तरह स्पेस एबिलिटी जगाते हैं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल सबसे पहले जिंदा रहने का सामान, लग्जरी चीजें या हथियार रखने के लिए करेंगे? और क्यों? आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला पार्ट हम फीमेल आवाज में देंगे।